नमस्कार। सुपरिचित कवि मंगलेश डबराल की याद में शानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। साथियों, आप तो जानते हैं कि गत 9 दिसंबर को जब ये खबर आई कि मंगलेश जी नहीं रहे, तो हम सब स्तब्ध रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से चले जाएंगे। वो कोविड से संक्रमित थे। आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान में उनका इलाज चल रहा था, हम इससे वाकिफ थे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी कि वो स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे, लेकिन वो नहीं लौटे। उनका लौटना या इस तरह से अचानक चले जाना हिंदी जगत के लिए एक सदमे की तरह था और हम अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। ये स्वीकार कर पाना अभी भी हमारे लिए बहुत ही कठिन है। काजल, ये खटखट मत करो। कि एक कवि और एक पत्रकार और एक संस्कृति कर्मी के नाते उनकी बहुत ही सजीव और सक्रिय उपस्थिति हमारे बीच रही थी। हम उनकी इस उपस्थिति को, उसकी स्मृति को जीवित रखना चाहते हैं, संजोए रखना चाहते हैं और इसीलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मंगलेश जी के विभिन्न रूपों को याद करने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर में जो नहीं है वो जुड़ेंगे भी। वरिष्ठ कवि राजेश जोशी हमारे साथ होंगे। व्योमेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी जी भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फरहत रिजवी हैं और दारेन शाहदी हैं, जो कि एक किस्सा गो के उस्ताद के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दारेन आप करें, क्योंकि मंगलेश जी की कवि हैं और अगर कविता से शुरुआत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो उनकी कोई कविता या उन पर लिखी कोई कविता, जैसा भी आप चाहें, वहां से शुरू करते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दारेन जी। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिकार। जो कुछ भी था जहां जहां हर तरफ, जो कुछ भी था जहां जहां हर तरफ, शोर की तरह लिखा हुआ, उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। ये एक छोटी सी कविता, क्षणिका जिसे कहते थे मंगलेश डबराल जी, प्रतिकार शीर्षक से। मंगलेश जी से मेरी भी कुछ मुलाकातें रही हैं। मुझे कहते थे कि ये नौजवान लड़का बहुत नाम करेगा। जब मैं जामिया में था अक्सर उनसे मुलाकात हुआ करती थी। आज वो नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं होता है। तो उनकी कविताएं पढ़ने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ शानी फाउंडेशन और फिरोज शानी साहब को। आवाजें। कुछ देर बाद शुरू होंगी आवाजें। पहले एक कुत्ता भौंकेगा पास से, कुछ दूर हिनहिनाएगा एक घोड़ा। बस्ती के पार सियार बोलेंगे। बीच में कहीं होगा झींगुर का बोलना। पत्तों का हिलना कहीं होगा। रास्ते पर किसी का अकेले चलना। इन सब से बाहर एक बाघ के डुकरने की आवाज होगी मेरे गांव में। अत्याचारियों की थकान। अत्याचार करने के बाद अत्याचारी निगाह डालते हैं बच्चों पर, उठा लेते हैं उन्हें गोद में, अपने जीतने की कथा सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारी तरह नहीं है वे अत्याचारी। बच्चों के पास आकर थकान मिट जाती है उनकी, जो पैदा हुई थी करके अत्याचार। ये कविता है भूलने का युग। याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है। मैं अक्सर भूल जाता हूं नाम,
अक्सर भूल जाता हूँ चेहरे। एक आदमी मिलता है बिना चेहरे का एक नाम। एक स्त्री मिलती है बिना नाम का एक चेहरा। कोई पूछता है आपका नाम क्या है? उसे यकीन नहीं होता जब मैं भूला हुआ कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर किसी के साथ बैठता हूँ तो याद नहीं आता उसका नाम। जो कभी झंडे की तरह फहराता था उस पर उसका चेहरा लगता है, जैसे किसी अनजान जगह की निशानदेही हो। ये भूलने का युग है जैसा कि कहा जाता है। नौजवान भूलते हैं अपने माताओं पिताओं को, चले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, याद रखते हैं सिर्फ वो पता वो नाम जहां ज्यादा तनख्वाहें हैं, ज्यादा कारें, ज्यादा जूते और ज्यादा कपड़े हैं। बाजार कहता है याद मत करो अपनी पिछली चीजों को, पिछले घर को, पीछे मुड़कर देखना भूल जाओ। जगह जगह खोले जा रहे हैं नए दफ्तर, याद रखने पर हमले की योजना बनाने के लिए। हमारे समय का एक दरिंदा कहता है मेरा दरिंदा होना भूल जाओ। वाह। भूल जाओ अपने सपने देखना, मैं देखता रहता हूं सपने तुम्हारे लिए। वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। और उतना ही अच्छा आपका पाठ भी रहा दारिन साहब। अब मैं रुख करता हूँ व्योमेश जी का। व्योमेश जी, अगर आप हम मंगलेश जी के का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन सबसे पहले हम उनके कवि रूप पर बातचीत शुरू करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप सबसे पहले रोशनी डालें। आपने क्या पाया उनकी कविताओं में? कौन-सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लुभाती थी? कौन-सी चीज़ है जो आप बार-बार रेखांकित करते रहे हैं जब उनकी कविताओं का ज़िक्र आता है तो? जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हालाँकि आप सबकी ही तरह मेरे लिए भी शोक बहुत गाढ़ा है। मंगलेश जी के जाने की जो व्यथा है, उसके अप्रत्याशित में जो कुछ घटित हुआ है, कुछ शरीरों, कुछ व्यक्तित्वों की मौत के लिए हम अपने नर्वस सिस्टम में भीतर ही भीतर तैयार हो जाते हैं। लेकिन मंगलेश जी जैसा जिंदा, स्वस्थ और सक्रिय कवि व्यक्तित्व एक दिन हमारे बीच नहीं रहेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, मुकेश भाई साहब। मैं शानी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने कुछ अलग तरीके से मंगलेश जी को याद करना तय किया है। दारेन जी ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत पैशन और जज्बे के साथ उनकी वो कविताएं पढ़ी जो सीधे प्रतिरोध को संबोधित हैं। अ, मंगलेश जी की कविता पर बात उनकी अभिरुचि और सरोकारों के दायरे को हिसाब में लिए बगैर नहीं की जा सकती। हम सब लोग जानते हैं बेहतर कि उनकी उनके सरोकारों का दायरा बहुत बड़ा था और जनसत्ता, सहारा समय समग्र और बाद में पब्लिक एजेंडा के पृष्ठों का संपादन करते हुए उन्होंने साहित्य के तथाकथित परिसर के बाहर जाकर जीवन की साधारणता, जीवन के हल्ले में रचनात्मकता के अनूठे क्षेत्रों की खोज के लिए नए पत्रकारों को, लेखकों को प्रशिक्षित किया और प्रेरित किया। ये बात आप का इतना आत्यंतिक किस्म का इल्म था कि उन्होंने बावजूद अपनी सारी प्रयोगशीलता के, अपनी सारी कल्पनाशीलता के, कविता को एक सरल वाक्य बनाना चाहा। वाह। उनकी एक कविता की पंक्ति है, पंकज भाई साहब भी आ गए हैं, भाई साहब प्रणाम। नमस्ते नमस्ते।
उनकी कविता की पंक्ति है, एक सरल वाक्य बचा रहे, यही हम चाहते हैं। एक सरल वाक्य एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है। तो वो कविता की एक सरल वाक्य बचा रहे। मैं चाहता हूँ इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। मसलन ये कि हम इंसान हैं। मसलन ये कि हम जी। हाँ, तो कविता में, और वो कविता जो है जटिलता से मुंह मोड़कर नहीं, जीवन की पेचीदगियों से पीछा छुड़ाकर नहीं, बल्कि उनका सामना करते हुए और यथार्थ को उसके पारा पारा रूपों में पहचानते हुए मंगलेश जी ने गद्य कविता पर एक निबंध लिखा है कि कौन सी गद्य कविता अच्छी है और कौन सी गद्य कविता बुरी है। मंगलेश जी हमारे समय के उन बहुत कम कवि विचारकों में से एक थे जिन्होंने अच्छाई और बुराई को, मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर को, अच्छी कविता लिखने वाले और खराब कविता लिखने वालों को अलग अलग करके पहचाना था। और ये बहुत साहस का और बहुत जज्बे का काम है। उन्होंने अपनी डायरी में एक जगह दर्ज किया है कि बुरे कवि सपने में आके उनको कविता सुनाने लगते हैं। बुरी कविता, हाँ सपने में आके बड़बड़ाते हैं बुरे कवि। बुरे कवि सपने में आके बड़बड़ाते हैं। तो उन्होंने बताया है कि एक जो यथार्थ जो सच्चाई है उसको विकृत करके और एक अध्यात्म के और मृत्यु के सरलीकरण के पार्लर में से निकली हुई एक कॉन्ट्राइव्ड कविता जो है वो गद्य में भी व्यक्त हो, मतलब अधुनातन प्रयोगशील शिल्पों में भी व्यक्त हो, तो वो सिर्फ इस वजह से अच्छी नहीं हो जा सकती। और उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया है, मतलब मृत्यु और अध्यात्म के प्रेम के सरलीकरण को कविता नहीं माना जा सकता। इसका एक उदाहरण एक वाक्य का उन्होंने दिया है। वो वाक्य है, आत्मा की आंख में निवास करता हुआ प्रागैतिहासिक ईश्वर। उन्होंने कहा है कि ये वाक्य क्या कविता है भाई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस कवि की कविता है एक मुलाकात में, तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड कलावाद है उसका मैंने एक रूपक तैयार किया है। ये किसी कवि की कविता पंक्ति नहीं है, लेकिन ऐसी कविताएं तुम पाते होगे कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। वो बहुत घोषित रूप से विष्णु खरे की तरह बुरी कविता के वाचाल दुश्मन नहीं थे, बल्कि अपनी मनुष्यता में, अपनी प्रतिबद्धता की गरिमा में और अपने औदार्य में उस जीवन विवेक के पक्षधर थे जो सिर्फ कविता में ही नहीं बल्कि साहित्य के अलग अलग रूपों में, पत्रकारिता में, जिंदगी में, सामाजिक सक्रियता में अच्छाई और बुराई को अलग अलग करके देख सकता है। मंगलेश जी की कविता का अच्छी बात कही व्योमेश जी की, मनुष्यता की गरिमा को अलग ढंग से देखना और चिन्हित करते हुए अपनी कविता में उसको लाना, ये एक बहुत जरूरी प्रयास था। और जरूरी इसलिए भी था कि जिस तरह के वक्त से हम गुजर रहे हैं उसमें इन चीजों को रेखांकित करना और अपने सरोकारों के साथ जोड़ना और फिर एक प्रतिरोध की कविता को आकार देना, ये मंगलेश जी की कविताओं में हमें बहुत बार बार देखने को मिलता है और बहुत तरह से देखने को मिलता है। वो ध्वनियों में पहचानते हैं, बिंबों में पहचानते हैं, तरह तरह से। मैं यहाँ फरहत जी से गुजारिश करूंगा कि वो उन्होंने मंगलेश जी की कविताओं को जिस तरह से पढ़ा है और जिस तरह से अनुभव किया है उसको बयान करें। जी, मैं ये कह रही थी कि मुकेश जी ने मुझे कविताओं की तरफ मोड़ दिया, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि सहारा में रहते हुए, क्योंकि कविताओं पर तो कहने वाले बहुत लोग हैं, मैं तो बहुत स्टूडेंट हूँ उनकी कविताओं को समझने के लिए, लेकिन सहारा में रहते हुए एक व्यक्ति के रूप में। लेकिन फिर भी चलिए मैं बात करती हूँ। मखदूम मोइनुद्दीन का एक बहुत मशहूर गाना है, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। उनकी चारागर नज्म है ये, जो फिल्म में ली गई थी, लेकिन उसका एक शेर जो बड़ा मुश्किल है वो गाने में नहीं था, उसमें था। चारागर कहते हैं एक डॉक्टर हकीम, और मैं बताऊं जंबील एक बड़ा सा झोला जिसमें बहुत सारी दवाएं चीजें होती हैं। चारागर ये बता तेरी जंबील में
चारागर ये बता तेरी जंबील में नुस्खे कीमियाए मोहब्बत भी है। तो जब ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इसका एक एक शेर, उसका कुछ पूरी एक हिस्ट्री है, लेकिन ये शेर, इस शेर के साथ उनका व्यक्तित्व उभरता है कि एक जंबील हमेशा उनके पास रहती थी, आप लोगों को पता ही है, एक झोला उनके, देवेंद्र सत्यार्थी की तरह उनका भी एक झोला हमेशा टंगा रहता था। और उनकी इस जंबील में जो हम पूछ रहे हैं कि क्या चारागर मोहब्बत की भी कोई दवा है, तो वाकई उनकी जो शायरी है, उनकी कविताएं हैं, उनका कैनवास इतना वसी है, इतना बड़ा फलक है कि उसमें बहुत सारी दवाएं हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी अभी, और उनकी गद में भी उनकी कविता आ जाती है, उनकी वही इमेजरी आ जाती है। अभी मैं पढ़ रही थी, जो उन बिस्तरे मर्ग पर जब थे, जब वो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने अपनी बीमारी और बुखार के बारे में लिखते हुए अपने बचपन के बुखार को याद किया। और बुखार को जब याद कर रहे हैं तो वो अपने पिताजी के द्वारा बनाई गई उस दवा को भी याद कर रहे हैं, जो गिलोय से वो घड़ के बनाते थे। और फिर उसमें ज्वरांकुश, क्या नाम था उसका? ज्वरांकुश। जी जी जी, वो नाम जरा मुश्किल, मुझे याद नहीं रहा। और फिर वो उसमें उस, हम गिलोय सभी उबाल उबाल कर पी रहे हैं, लेकिन फिर वो बताते हैं कि उसमें शहद का या किसी दूसरी जड़ी बूटी का हम पुट मिला देते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है। तो वो भी एक नुस्खा बताकर, जाते जाते एक नुस्खा बताकर गए हैं उस परंपरा का। हमें उनकी बहुत जरूरत थी, जिन हालात से देश गुजर रहा है। और लोग, शीर्षक लोगों ने ये लगाया कि पहाड़ पर लालटेन की लौ बुझ गई है। कोई कह रहा है कि नहीं, वो नहीं, लालटेन की लौ नहीं बुझेगी जब तक उनकी कविताएं रहेंगी। लेकिन उनकी सृजन यात्रा तो थम गई, ये तो सही है। और इस समय उनका संवाद बहुत जरूरी था नई पीढ़ी के साथ, क्योंकि वो उस कबील के कवि थे। उतना वसी फलक था उनके कविताओं के विषय का, उनकी संवेदनाओं का, उनकी यातनाओं को जो उन्होंने महसूस किया है, जो छोटी छोटी चीजों को महसूस किया है, टॉर्च की रोशनी को उन्होंने अपनी कविता में महसूस किया कि उजाले और आग में क्या अंतर है, और क्या चमत्कारी एक गांव उन जड़ों को जोड़ा है उन्होंने। एक ग्लोबल एंथोलॉजी है उनके यहाँ, जो उन्होंने ग्लोबल पोइट्री को हिंदी में लाए। और उनकी कविताएं जो हैं, इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो खुद बहुत अच्छे अनुवादक थे। वो जो एक सेतु थे हमारे पहाड़ के गांव से दूसरे देशों के गांव तक की, जो उन्होंने अपनी सृजन यात्रा में एक यात्रा की, और उस पर गद्य भी लिखा, अपनी यात्राओं पर किताब भी लिखी है। तो ऐसे इंसान की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आज जो पीढ़ी बहुत कामयाब है, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स में आपके हमारे बच्चे जा रहे हैं, दे आर अर्निंग वेल। जो संघर्ष हमने किया है छोटी छोटी तनख्वाहों के लिए, वो उन्हें नहीं करना पड़ रहा अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। लेकिन उन लोगों को वो सारे अनुभव नहीं है, ना वो उनकी कविताओं में झलक सकते, ना उनकी दूसरी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं आ सकते जिस तरह के इंसान वो थे। और उनकी उन कविताओं को एक चीज मैं और महसूस करती हूँ कि ये देखा गया है कि उर्दू वाले उर्दू तक सीमित, मैं क्योंकि उर्दू से भी मेरा ताल्लुक है, मैंने तो एमए एमफिल सब उर्दू में ही किया है, पढ़ाया भी है, फिर थोड़ा बहुत हिंदी में भी आ गई। तो उर्दू वाले अपने आप को बहुत सीमित दायरे में रखते हैं, और हिंदी वाले भी कहीं कहीं रखते हैं। कुछ लोग हैं जो उर्दू और हिंदी का सेतु जो मिलता है। तो उर्दू वालों के लिए मेरा हमेशा यही कहना है कि आपने मुशायरों तक शायरी को, कविता को रख दिया। आप आलोक श्रीवास्तव हैं या रेड्डी हैं, या उन कवियों को पहचानते हैं जो आकर मुशायरों में अपनी कविता सुनाते हैं। मंगलेश डबराल जी सरी के जो कवि हैं, उनको क्यों नहीं सुना जाता, या उनको क्यों नहीं उर्दू वाले समझ रहे हैं, ये दूरी क्या। महाश्वेता देवी ने कुर्रतुल ऐन हैदर के लिए भी ये बात कही थी कि उनकी किताबों का इंग्लिश में या हिंदी में अनुवाद उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। और हर भाषा तो एक टूल होती है, और इंग्लिश हमें मान लेना चाहिए कि इंग्लिश इज अ माइटी लैंग्वेज। तो क्यों नहीं उनका अनुवाद हुआ, दूसरी भाषा के लोग उन्हें कैसे समझेंगे। यही मैं मंगलेश जी के लिए कहती हूँ कि उनको किस तरह समझा जाएगा। अगर ये उर्दू वालों की कमी बता रही हूँ मैं, हिंदी वालों से क्यों इस तरह का परहेज है। शायद पंकज जी मेरी बात से कुछ बहुत बोर हो लग रहा है एनीवे, लेकिन अगर आप कहें कि ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, अगर कविता पर तो आप लोग बहुत कुछ बोलेंगे, मैं
कविता पर उनके क्या बोलूं कि उनकी कविता को मैं महसूस किया है कि उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर लिखा है और उस संवेदना से लिखा है। एक जो बहुत मुश्किल चीज जिसको उन्होंने महसूस किया है वो उनकी कविताओं में है, उसे हमें पढ़कर महसूस करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी जिसके लिए मैं मेंटली तैयार होकर बैठी थी। जी, हम इस पर बातचीत करेंगे, जी ठीक है, थोड़ा लौटेंगे अभी, लेकिन जी एक बार कविताओं पर अपनी कविताओं पर आप बातचीत को आगे बढ़ा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत नहीं कर पाया था। नमस्ते नमस्ते मैं मुकेश जी। जी पंकज जी, मैं ये चाहता हूं कि आप मंगलेश जी की जो कविताओं का में की शुरुआत हुई और फिर आगे कैसे कैसे बढ़ी, उसकी यात्रा जो है, रचना यात्रा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि हम देखते हैं कि लालटेन की वापसी से शुरू होते हैं और अंत में पिछले 4-5 सालों में खास तौर पर मंगलेश जी के अंदर एक गुस्सा भी दिखता है, एक कहना चाहिए कि समय के साथ और जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उनसे मुठभेड़ करने की, वो सीधे सीधे मुठभेड़ करने की बात अपनी कविताओं में करने लगते हैं। तो ये जो पूरा एक परिवर्तन उनकी कविताओं में देखने को मिला है, उसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। मंगलेश डबराल पहाड़ से टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव से आते हैं मैदानों की ओर और जीविका की तलाश में आते हैं। आरंभ पत्रिका में जब वो 19 बरस के थे मंगलेश डबराल, तो आरंभ पत्रिका में उनके कुछ पत्र छपे थे जिनको अभी सोशल मीडिया पर विनोद भारद्वाज जी ने शेयर किया। तो उनमें से एक पत्र पढ़ के मैं बहुत विचलित हो गया। उस पत्र में वो लिखते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत आर्थिक अभाव से जूझ रहा हूं, जीविका की तलाश में हूं। तो एक संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि से आते हैं और इसके बावजूद वो जो एक गजब की जो कोमलता और जो एक मनुष्यता और जो संवेदनशीलता उनमें है, जैसे नालायक संतान जो होती है ना, तो अपने माता पिता को कोसती है और अपने अभावों के लिए, अपनी जिंदगी की मुश्किलों के लिए वो माता पिता को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन मंगलेश डबराल अपने माता पिता के प्रति कोई शिकायत का मतलब लेश तक नहीं है उनकी पूरी कविता में, और बहुत गहरा प्रेम, बहुत आदर पिता का, माँ का, बहनों का, अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार के प्रति एक आत्यंतिक संवेदनशीलता से संपन्न कवि हैं मंगलेश डबराल। ये उनकी शुरुआत है और एक बहुत अच्छा बीबीसी की वेबसाइट पर उनके फ्लैट के नीचे रहने वाले जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, पहले जनसत्ता में उनके साथी थे, प्रियदर्शन जी, उन्होंने जो श्रद्धांजलि लेख लिखा है बीबीसी वेबसाइट पर, उसमें जो कहा है मंगलेश के बारे में वो बहुत ही सारभूत मार्मिकता है उनके उस कथन में कि मंगलेश डबराल की कविता में पहाड़ों में न रह पाने, देखिएगा मुकेश जी, मंगलेश की कविता में पहाड़ों में न रह पाने और मैदानों को न सह पाने का दुख है। कि ये जो क्रूरता है, महानगरीय क्रूरता, इसको एक कवि सह नहीं पा रहा है और पहाड़ों में रहना चाहता था लेकिन वहां वो रह नहीं सकता था क्योंकि वहां रोटी नहीं थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा मैदानों में, अमृत प्रभात में। लेकिन पंकज जी, वो अपनी कविताओं में ये भी बताते हैं कि पहाड़ कौन सा दुख झेल रहे हैं, पहाड़ों की चीत्कार भी उनकी कविताओं में है। तमाम तरह की जो आधुनिक सभ्यता के दबाव पहाड़ों पर पड़ रहे हैं, उनका जिक्र भी बहुत मिलता है उनकी कविता। बिल्कुल, वहां जिस तरह से एक शोक का पहाड़ टूटता हुआ आता है, गिरता रहता है, लगातार गिरता रहता है। वाह वाह। और वो मुझसे कहते थे कि मेरा शहर तो पानी में डूब गया, जो टिहरी था, उसकी जगह कोई दूसरा ही शहर बसा दिया गया है। जब मैं कहता था वहां जाना चाहिए, रहना चाहिए आपको, उनके एक मित्र हैं दिल्ली में, सुभाष तराण,
वो बार बार कहते थे कि मंगलेश दा, काफल पानी जो गांव आपका है, वहां एक छोटा सा घर बनवाइए, दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण है। दिल्ली में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो उनके साथ उनकी टीम आई थी, और वो 1-1.5 दिन दिल्ली में रहे होंगे, शायद ये बराक ओबामा का प्रसंग है। और उस टीम ने एक बाकायदा रिसर्च की और कहा कि 1.5-2 दिन दिल्ली में रहने से अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्र के 6 घंटे कम हो गए। इतना प्रदूषण है दिल्ली। तो उसी दिल्ली में, उसके बहुत नजदीक एनसीआर में मंगलेश जी रहते थे। और मैं भटक जाऊंगा अगर उन चीजों में जाऊंगा, तो मैंने मंगलेश जी से कहा कि सुभाष जी कहते हैं कि काफल पानी गांव में आपको एक छोटा सा घर बनवाना चाहिए। अभी की बात है, 5-6 महीने पहले की, और वहां रहना चाहिए। यहाँ तो बड़ा प्रदूषण है, ऑक्सीजन लगातार घट रहा है। और इस आशय की एक कविता भी है उनकी। तो हाँ, वो मैं मंगलेश, पढ़ूंगा, मैं सुनाऊंगा आपको। तो मंगलेश जी बोले कि बताइए। मेरे पास पैसे नहीं है घर बनवाने के लिए काफल पानी। आपको देखिए, बड़ी बड़ी बातें, सुखद बातें करना मुझे आता नहीं है। मंगलेश डबराल को 1100 रुपए पेंशन मिलती थी जनसत्ता में, जो 18 साल रहे। कितना दारुण सच है ये कि हिंदी का एक बड़ा कवि, अंतरराष्ट्रीय ख्याति का कवि, आगे के बाद जो अरुण कमल जी ने कहा है, अभी एक लाइव में व्योमेश बता रहे थे, अरुण कमल साथी कवि हैं मंगलेश जी के। और साथी, या हमारी पूंजीवादी सभ्यता में कहिए कि प्रतिद्वंद्वी, साथी प्रतिद्वंद्वी होता है इस कैपिटलिस्ट निजाम में। तो प्रतिद्वंद्वी द्वारा की गई प्रशंसा सच्ची प्रशंसा होती है। तो अरुण कमल कह रहे हैं कि अज्ञेय के बाद सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि थे मंगलेश डबराल। और हिंदी का इतना बड़ा कवि, 1100 रुपए पेंशन उसको मिलती थी महीने में। पैसे नहीं थे उनके पास। उनकी एक कविता में यह है कि मैंने देखा कि मैं अपने मित्र से, दोस्त से मांगता हूं पैसा। एक बड़ी विडंबना है, एक बहुत आत्मनिर्मम यथार्थ चेतना के कवि हैं मंगलेश। अपनी शर्मिंदगी को भी छुपाते नहीं है। बड़ा कलेजा चाहिए इस आत्मनिर्ममता के लिए। और रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले बुद्धिजीवी थे, कलम के सिपाही थे। जी पंकज जी, अभी आपने भी और व्योमेश जी ने भी एक चीज अंडरलाइन की, रेखांकित की कि उनकी कविताओं में एक खास तरह की कोमलता है। जी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, उनको सुनाता हूँ। फिर मैं चाहूंगा कि दारेन, जो कि एक किस्सा गो भी हैं और कविताओं को उनके मर्म में जाकर उनका पाठ भी करते हैं, तो उनकी एक टिप्पणी लूंगा। फिर कविता इस तरह से है कि तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है। जी वाह तुम्हारा वाह। प्यार एक लाल रुमाल है जिसे मैं झंडे सा फहराता हूँ। तुम्हारा प्यार एक पेड़ है जिसकी हरी ओट से मैं तारों को देखता हूँ। तो ये बड़ी बड़ी कोमल और बहुत ही कहना चाहिए कि प्रेम की कविता, बहुत अंदर तक उतर जाने वाली, इस तरह के भाव मंगलेश जी की कविताओं में बारंबार हमें मिलते हैं। तो दारेन साहब, आपने किस तरह से पकड़ा है मंगलेश जी की कविताओं को जरा? और आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक कविता मैं सुनाऊंगा भी, अभी जब पंकज जी ने उसका जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों काम आप लगे हाथ कर दें। जी। तो बात यह है कि मंगलेश जी की कविताओं का जो रेंज है, जो कैनवस है, वो बड़ा आकर्षित करता है मुझे। मतलब राजनीतिक कविता हो या सामाजिक हो या प्योर रोमांटिक कविता हो, जो उनके अंदर शिद्दत है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। साधारण भाषा है और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। बहुत कम ऐसा होता है कि कविताएं जो है वो पूरी की पूरी अपने इफेक्टिव ढंग से प्रेषित हो सकें।
चाहे पाठ के दौरान हो, चाहे उसको आप पढ़ रहे हो। तो मतलब आम लोगों तक पहुंचने वाली भाषा है और आम लोगों को इम्प्रेस करने वाली भाषा है, प्रभाव डालने वाली भाषा है। इस वजह से मुझे काफी अट्रैक्ट करता है ये। और अभी जिक्र हो रहा था कि कैसे जो है वो गद्य में भी कविता की शैली आ जाती थी। तो तानाशाह एक बहुत चर्चित उनकी रचना है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। लेकिन पहाड़ों का जो जिक्र हुआ तो उस पे मुझे एक कविता मिली है। और जैसा कि पंकज जी बता रहे थे, एक तो कविता है घटती हुई ऑक्सीजन, वो जबरदस्त कविता है। और दूसरी है कि पहाड़ से जो लगाव था उनका, और फिर पहाड़ से चले आए मैदानों में। एक छोटी सी कविता उनकी ये है कि मैं देखने गया था शहर कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, कुछ इस तरह का है, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया, कोई यहाँ कैसे रह सकता है, और मैं वापस ना आया। मैं वहां गया ये देखने और वापस ना आया। जी 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 जी। तो ये शीर्षक है इस कविता का, पहाड़ से मैदान। मैं पहाड़ में पैदा हुआ और मैदान में चला आया। ये कुछ इस तरह हुआ जैसे मेरा दिमाग पहाड़ में छूट गया और शरीर मैदान में चला आया, या इस तरह जैसे पहाड़ सिर्फ मेरे दिमाग में रह गया और मैदान मेरे शरीर में बस गया। क्या बात है। पहाड़ पर बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, धूप में चोटियां अपनी वीरानगी को चमकाती रहती हैं, नदियां निकलती हैं और छतों से धुआं उठता है। मैदान में तब धूल उड़ रही होती है, कोई चीज ढहाई जा रही होती है, कोई ठोक पीट चलती है और हवा की जगह शोर दौड़ता है। मेरा शरीर मैदान है, सिर्फ एक समतल जो अपने को घसीटता चलता है शहरों में सड़कों पर, हाथों को चलाता और पैरों को बढ़ाता रहता है। एक मछुआरे के जाल की तरह वो अपने को फेंकता और खींचता है किसी अशांत डावाडोल समुद्र से। मेरे शरीर में पहाड़ कहीं नहीं है, और पहाड़ और मैदान के बीच हमेशा की तरह एक खाई है। कभी कभी मेरा शरीर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और अपने दिमाग को टटोलने लगता है। क्या बात, क्या बात। घटी हुई ऑक्सीजन तो की जो बेचैनी थी, जो हम सब लोगों ने झेली है, जो छोटे शहरों से आए हैं और हमने अर्बनाइजेशन देखा है, और उसकी बेचैनी को से हम किया है। मंगलेश जी कविताओं में वो बनाई की मॉडर्न जो है सो डेवलप है, उस बेचैनी नजर आती है। नहीं दारेन साहब, ये केवल शहरीकरण की बेचैनी नहीं है, जो आधुनिक सभ्यता का दबाव है और प्रभाव है, उसमें उसकी छटपटाहट भी है, उसकी बेचैनी भी। बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे, हमें हस्ती जैसा मामला भी है कई बार होना। ये होने की तकलीफ है, होने का जो डिप्रेशन है, उसके सबसे बड़े वास्तुकार हैं मंगलेश जी। मतलब वो लगातार अपने होने को लेके इतने अचरज में और आश्चर्य में रहते हैं, कई बार तकलीफ में और कई बार बहुत कोमल सी खुशी में भी। माफ कीजिएगा व्योमेश जी। जी। ये हमारे मित्र हैं व्योमेश, बहुत अभिन्न मित्र हैं, लेकिन ये जो मुहावरा ये ले रहे हैं कलावादी शिविर से, होने का अवसाद, वो लोग तो होने के अवसाद की बात करते हैं, मंगलेश डबराल इसके ठोस भौतिक कारणों के साथ अवसाद की बात करते हैं। ये मंगलेश डबराल, मेरी होने का अवसाद तो होता है, लेकिन उसके कारण भी है ना भाई, ठोस भौतिक कारण है, और उन कारणों की तफसील में जाने वाली कविता है मंगलेश की। अब समय नहीं है यहाँ, लेकिन
वो बहुत लंबे लंबे विवरण हैं उनकी कविता में। मैं समझ गया कि कोई मैं- कार्य है तो उसके पीछे के आपको- कारणों के विश्लेषण में गए बगैर वो खूब जाते हैं, खूब। मैं समय यहाँ नहीं है, यहाँ इस कार्यक्रम का शिल्प कुछ अलग तरह का है, लेकिन वो सब बताते हैं किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, किस तरह से हमारे खनिजों का खनन हो रहा है, किस तरह से लूट और झूठ की एक पूरी व्यवस्था काबिज है, आतताइयों ने किस तरह से हमें घेर लिया है। मंगलेश डबराल की कविता, मुकेश जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी जो ये आधुनिक सभ्यता है, इस आधुनिक सभ्यता में जो प्रेम का अकाल पड़ा हुआ है, प्रेम और हृदय की जो कोमलता और उदारता है, और जो प्रेम है उसके अभाव की, उसके लोप का शोकगीत है उनकी कविता। उन्होंने अपनी कविता के रूप में एलिजी लिखी है, इस बात की एलिजी है वो कि इस सभ्यता से प्रेम का एक 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 एक, एक खत्म हो गया है वो लगभग। वो उनकी कविता की पंक्तियां हैं कि अध्यात्म की खाल जैसा अध्यात्म और प्रेम की त्वचा जैसा प्रेम रह गया है। वाह वाह। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम का शिल्प जो है ज्यादा नहीं, बोलने आप की बोलिए, आप बोलिए। मैं तो चाह ही रहा था कि मंगलेश जी की कविताओं के ये जो रंग हैं, जो जी। स्वाद हैं, वो आप बताएं। पिछली बार भी मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि मंगलेश जी की जो कविता यात्रा रही है उसमें कैसे कैसे बदलाव आए हैं, और बल्कि मैं हाल के वर्षों की कविताओं को थोड़ा और ज्यादा फोकस करना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश का माहौल बदला है, राजनीतिक सामाजिक यथार्थ एक नए ढंग से उभरा है, उसमें उनकी जो वेदना थी और जो उनका उद्वेलन था वो और भी ज्यादा प्रकट हुआ है। तो उस पर भी थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि आप, चूंकि दो कवि हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल मैं तीन, अगर आप अनुमति दें तो तीन बिंदु रेखांकित करना चाहता हूं। प्लीज। पहला बिंदु है कि मंगलेश डबराल जैसा कि एक शायद भवभूति की कविता में आता है, संस्कृत के कवि हैं, महाकवि हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, अपने काव्य नायक के बारे में कहते हैं। तो संस्कृत को कोट करना चाहिए क्योंकि फिराक गोरखपुरी साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं सोचता हूं कि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो उसी समय मैं सोचता हूं क्यों ना आत्महत्या कर लूं। तो भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है। तो वज्र से भी कठोर है जो हीरो है उनकी कविता का, और फूल से भी कोमल है। तो मंगलेश डबराल कमिटमेंट के मामले में बहुत कठोर थे। एक कमरे में दिल्ली में एक ऑफिस में मेरे साथ गए और बाहर लौट के कहने लगे कि ये यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था, ये सामने जो कुर्सी पे जो अधिकारी बैठा था वो संगी है, राइटिस्ट है। तो इतने वो समझौता विहीन थे, लेकिन मनुष्यता के स्तर पर, यानी संबंधों के स्तर पर, इंसानी जो ताल्लुकात होते हैं उनके स्तर पर फूल से भी अधिक कोमल थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। जैसे पिछले साल हमने बुलाया, ये उनकी कविता की विशेषता बता रहा हूं आपको जी। आप ये मत समझिएगा कि मैं किस्से सुना रहा हूं। किस्सा भी इसलिए कि वो कविता के उनको समझने में मददगार हो उनकी कविता को। जैसे पिछले साल हमने उनको अपने कॉलेज में कानपुर में बुलाया, आमंत्रित किया, कविता पाठ और उनका एकल व्याख्यान हुआ, एकल कविता पाठ हुआ। तो मुझे थोड़ा संकोच था कि उस कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता है तो उसके पहले प्रार्थना होती है। अब वो वामपंथी थे, हम लोग भी उन्हीं मूल्यों से जुड़े हैं। तो मैंने बहुत संकोच से कहा कि सर यहाँ तो प्रार्थना होगी, आप थोड़ा उसको माइंड मत कीजिएगा। तो बड़ी सहजता से बोले कि प्रार्थना तो हर स्कूल में होती है, हर कॉलेज में होती है, इसमें तुम क्यों ऐसे कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इतना भी खुलापन नहीं होगा कमिटमेंट वाले लोगों में, तो भारतीय समाज को बदलने का सपना तो बहुत दूर की बात है। इस समाज से आप संवाद भी नहीं बना पाएंगे। तो मंगलेश डबराल कमिटमेंट की दृढ़ता के साथ साथ चित्त की कोमलता के, हृदय की उदारता के कवि हैं। एक तो बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु है कि वो एंड्रोजिनस व्यक्तित्व है
उनकी कविता में, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के सर्वश्रेष्ठ के संश्लेषण के कवि, यानी कि उनके पुरुष के भीतर एक स्त्री का वास है। जैसा कि प्रेमचंद ने कहा था कि मानवता की विकास यात्रा में स्त्री पुरुष से आगे है, और जब पुरुष का भी उतना ही विकास हो जाएगा जितना स्त्री के मानवीय मूल्यों का विकास हुआ है, तो एक बहुत खूबसूरत बात प्रेमचंद लिखते हैं कि पुरुष भी फिर स्त्री में बदल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो सपना देखा था प्रेमचंद ने, उस सपने की ओर आगे बढ़ा देने वाली कविता लिखी मंगलेश ने। जब उन्होंने ये कविता लिखी तुम्हारे भीतर, ये उनकी कविता है, स्त्री के कारण तुम्हें मिल गया एक कोना, तुम्हारा भी हुआ इंतजार। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, लास्ट में कहते हैं कि एक स्त्री के कारण तुम बार बार चकित हुए, तुम्हारी देह नहीं गई बेकार। एक स्त्री के कारण तुम्हारा रास्ता अंधेरे में नहीं कटा, रोशनी दिखी इधर उधर। एक स्त्री के कारण एक स्त्री बची रही तुम्हारे भीतर। तो दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा बिंदु जो आप बता रहे थे कि जैसे सांप्रदायिकता, एक हिंस्र सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई पिछले 20 वर्षों में, और उसके पंजों के निशान हमारी चेतना पर, हमारी सभ्यता पर खून के निशान दिखाई पड़ते हैं, तो मंगलेश बहुत ज्यादा विचलित होते चले जाते हैं, और जितने विचलित होते हैं उतने ही वो इसका एक रचनात्मक प्रतिकार करते हैं। यानी कि वो हिंसा का हिंस्र प्रतिकार नहीं करते, हिंसा का भी एक मानवीय प्रतिकार करते हैं। एक मतलब जैसे अपना आपा नहीं खो देते, उग्र नहीं हो जाते, क्योंकि अगर हम उग्र हो जाएंगे, अपना आपा खो देंगे, अगर हम दुश्मन के मुहावरे में दुश्मन से संवाद करेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी हार होगी। तो मंगलेश बहुत शालीनता के साथ, मैं उनकी जो अंतिम संग्रह जो इस साल आया फरवरी 2020 में, उसकी एक कविता है वर्णमाला। ये बहुत ही क्लासिक कविता उन्होंने लिख दी, बहुत चर्चित कविता है ये, तो बहुत चर्चित कविता है। तो इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो उनकी कविता की जो तीसरी विशेषता मैं बता रहा हूं, एक मानवीय प्रतिकार के कवि हैं, और दुश्मन के मुहावरे में दुश्मन से बात करना ये उन्हें नहीं आया। और हमारे जो उनके बहुत प्रिय कवि थे बेर्टोल्ट ब्रेस्ट, उन्होंने कहा था ना कि मतलब उनकी एक कविता है कि अफसोस कि हम जो रहम दिली की बुनियाद रखना चाहते थे वो खुद रहम दिल नहीं बन पाए। तो मंगलेश बराबर ध्यान रखते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं इस बात का कि आप अगर ट्रेजेडी की ओर उनका ध्यान है लगातार है कि आप अगर रहम दिली की बुनियाद रखना चाहते हैं तो आपको स्वयं रहम दिल बने रह के दिखाना होगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स। तो ये जो वर्णमाला कविता है, इसमें वो रघुवीर साहब जो बात कहते थे, जिनको अपना एक रोल मॉडल की तरह जो व्योमेश ने लिखा है, व्योमेश ने जो लेख लिखा है मंगलेश पर, उसमें लिखा है कि उन्होंने रघुवीर साहब को अपना रोल मॉडल बनाया था। तो इस बात इस नुक्ते पर ही एक पूरा लेख लिखा जा सकता है, एक पूरा वक्तव्य दिया जा सकता है कि कैसे रघुवीर साहब उनके रोल मॉडल हैं। तो रघुवीर साहब एक कविता में कहते हैं ना कि मैं जोरों से नहीं कहता था अपनी बात, ऐसे नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बल्कि मैं इस उम्मीद में कहता था कि जो मैं कह रहा हूं वो सही हो सकता है। तो मंगलेश अबराल जो है इस उम्मीद के कवि हैं, इस कोमलता के कवि हैं। वो एक तानाशाही के कवि नहीं है। उनका अंदाज जो है, आप तानाशाही का विरोध करें और इस तरह से अपनी बात रखें कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो मंगलेश तो रघुवीर साहब को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, कभी भी उत्तेजित और आक्रामक और हिंस्र और उग्र नहीं होते हैं। और रघुवीर साहब ने जो कहा था ना कि जो हमारे देश की राजनीति है उसने हमारी भाषा को भ्रष्ट कर दिया है, हमारी भाषा को निर्मम बना दिया है, हमारी भाषा से कोमलता को सोख लिया है। ये बात रघुवीर साहब की तमाम कविताओं में आती है। मंगलेश ने उसी बात को एक, मुझे लगता है, असंभव परफेक्शन के साथ वर्णमाला कविता में बयान किया है। जी, रघुवीर साहब की जो ये बात थी कि राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट कर दिया है, उसको निरर्थक बना दिया है और उसको शब्दों को अविश्वसनीय बना दिया है। जैसे प्रेम एक शब्द है, एक भाईचारा शब्द है,
एक छोटी सी कविता है मंगलेश की इस नए संग्रह में, जो फरवरी 2020 में आया था इस जनवरी 2020 में इस विश्व पुस्तक मेले में। उसमें एक कविता है कि उसमें हत्यारा आके कहता है भाईचारा। हत्यारा आके कहता है कि मैं कहाँ हूं हत्यारा, मेरा भी लक्ष्य है भाईचारा। तो हाँ, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। देखिए मैं जो है मैं डायरेक्ट बात करना पसंद करता हूँ। तो ये वही है ना कि हत्यारा भी आगे कहता है मैं कहाँ हूँ हत्यारा, जी बिल्कुल, मेरा मकसद है भाईचारा। ये मंगलेश की कविता है ये। जी लेकिन जो वर्णमाला कविता है, इसकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी इस कविता में राजनीति ने किस तरह से हमारी भाषा को, इस भाषा के अर्थों को, भाषा की कोमलता को, इसकी गरिमा को किस तरह से हमसे छीन लिया है, इसका शोकगीत है ये कविता वर्णमाला। जी एक भाषा में आ लिखना चाहता हूं, आ से अनार, आ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं आ से अनर्थ, आ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि का से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं का से क्रूरता, का से कुटिलता। अभी तक खा से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन खा से अब किसी खतरे की आहट आती है। मैं सोचता था फा से फूल ही लिखा जाता होगा, बहुत सारे फूल। ये देखिए मंगलेश है, ये मंगलेश की उनका अपना साइन है कविता में, उनके हस्ताक्षर है, उनकी कोमलता। बहुत सारे फूल। और जब वो कहते हैं ना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है किसी कविता में, उनकी बिल्कुल आरंभिक एक कविता है, जब भी मेरा कहीं अपमान होता है तो मुझे वो मंगलेश की कविता याद आने लगती है। उनकी एक बड़ी शुरुआती कविता है, लेकिन जब ये दुश्मन की भी बात करते हैं, कितनी कोमलता से करते हैं। गिरते हुए उसकी एक झलक देखी मैंने, जो हंसते हुए मुझे गिरा रहा था लगातार। ये है मंगलेश। मैं सोचता था फा से फूल ही लिखा जाता होगा, बहुत सारे फूल। घरों के बाहर, घरों के भीतर, मनुष्यों के भीतर, उनकी आत्मा में। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे थे हत्यारों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। वाह। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है भा से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है, दा दमन का और पा पतन का प्रतीक है। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला। ये जो बात रघुवीर साहब ने जिस बात को कहना शुरू किया था, फूल माला हाथों में। चरम बिंदु पर लाते हैं मंगलेश। बिल्कुल। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला, वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं एक समाज की हिंसा। हा को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहे। ये रूपक देखिए कितने सुंदर हैं, कितने सार्थक हैं। मतलब अब किसानों के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, लगातार उनसे झूठ बोला जा रहा है, टाइम को बढ़ाया जा रहा है ताकि थक हार के ये लोग लौट जाएं दिल्ली बॉर्डर से जी। और रूपक देखिए मंगलेश चुन रहे हैं हल का। हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहे हैं, वे हा से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। तो ये एक हत्यारों से घिर जाने की जो विडंबना है जी। उसके कवि थे अंततः मंगलेश डबराल। अंतिम जो मुकेश जी कह रहे थे ना, उनकी यात्रा के बारे में बताइए। तो आखिरकार वो ये इस अवसाद के कवि बन गए। ये अवसाद उनकी कविता मिलता है कि हम हत्यारों से घिर गए हैं। और जो मध्यवर्ग है उसके बारे में मुझसे बोले एक बार कि मिडिल क्लास तो अब भी उस फासिज्म का दीवाना है। तो ये जो मिडिल क्लास है भारत का, ये एक डेड सोसाइटी है। इसलिए वो पंकज जी समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। एक छोटी सी
एक वाक्य खत्म कर रहा जी हूँ। जी उनकी जो कविता है गुजरात की मृतक का बयान, जी जी उसमें उन्होंने कहा है कि मृतकों से ज्यादा ज्यादा जीवित और स्पंदित है, जीवितों से ज्यादा जीवित और स्पंदित है मृतकों की दुनिया। तो उनको ऐसा लगता था कि जो लोग पहले के लोग थे, जो पूर्वज थे हमारे, वो ज्यादा मानवीय, ज्यादा सच्चे, ज्यादा जेन्युइन लोग थे। और अब जिस मध्य वर्ग से हम घिरे हुए हैं वो मृत समाज है। ये इस विडंबना को एक्सपोज करने वाली कविता मंगलेश ने लिखी। जी शुक्रिया। जी। व्योमेश जी, समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि 1-1.5 मिनट में अगर आप कुछ चीजें ऐड करना चाहें इस वक्तव्य में, लंबे वक्तव्य में पंकज जी के, और फिर मैं फरहद जी से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा संक्षेप में, क्योंकि ये लंबी चली हो गई है वार्तालाप। जी, बस मैं एक बात की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि मंगलेश जी जितने बड़े कवि थे, सिर्फ अच्छी कविता या अच्छा सुगंधित गद्य लिख लेना उनका मकसद कभी नहीं रहा। तो उनकी कविता में जो एक अभियानात्मकता है, उसके बहुत सारे साक्ष्य हैं और इस बात को बहुत कायदे से रेखांकित किया जाना चाहिए कि मंगलेश जी की उपस्थिति अगर न होती, तो शायद आलोक धनवा, नरेश सक्सेना और असद जैदी का कैननाइजेशन मुमकिन न हो पाता। मेरा ऐसा ख्याल है, अगर पंकज भाई साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, तो वो नहीं, सही कह रहे हैं आप। जी वीरेन डंगवाल, आलोक धनवा वीरेन आलोक डंगवाल भी। धनवा वीरेन डंगवाल भी, आलोक धनवा का कविता संग्रह, उनका अब तक एकमात्र कविता संग्रह यादगार दुनिया रोज बनती है नाम का, वो मंगलेश जी के फ्लैट में तैयार हुआ, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। नरेश सक्सेना का संग्रह उन्होंने बनाया। असद जैदी की किताब उस तरह से बनाई या ना बनाई हो, लेकिन असद जैदी के जो सरोकार थे, उनको डिफेंड करने के लिए उन्होंने लंबे लंबे लेख लिखे और हिंदी के बहुसंख्यक समाज से बहुत तकलीफ देने वाली बहसों में पड़े। उससे जो उनका अपना ऑडियंस था, वो एक हद जी तक उनसे दूर भी हो गया। लेकिन यथास्थिति के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में अपनी कविता के तथाकथित मुरीदों की चाटुकारिता करना या किसी गलत बात पर चुप रह जाना उन्हें गवारा न था। उन्हें जो सही लगता था, बहुत अच्छा। उसको उन्होंने बार बार कहा, कम से कम 3 लेखों के माध्यम से, जो असद जैदी की कविता पर एकाग्र हैं। ये उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अवदान है और इसको उनकी कविता के सरोकारों से जोड़ के ही देखा समझा जा सकता है। अदम गोंडवी को सामने लाने का काम किया, हम सब लोग जानते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि मंगलेश जी का कोई भी अफसाना दरअसल रघुवीर सहाय और विष्णु खरे के बिना पूरा नहीं होता। तो विष्णु खरे के व्यक्तित्व में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को मानो मंगलेश जी ने एक गरिमा में ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपने यहाँ। वाह वाह, क्या बात है, वाह। हाँ, वो नाराजगी मंगलेश जी तक आते आते एक गरिमा में बदल गई। विवेकवान गरिमा में बदल गई है क्या बात है, और वाह। उसने उनकी बहुत कविता अच्छा। को और उनके कवि व्यक्तित्व को रमेश जी, अब मैं रोकूंगा आपको क्योंकि समय बहुत शुक्रिया। ज्यादा हो गया है। बिल्कुल जी। मैं फरहद साहिबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत संक्षेप में, हम मंगलेश जी के पत्रकार रूप की चर्चा नहीं कर चुके हैं। उन्होंने, आपने शुरुआती टिप्पणी में जरूर उस पर रोशनी डाली थी, लेकिन जी, थोड़ा अगर सा कुछ बहुत ही संक्षेप में ऐड कर सकें तो मेहरबानी हो। जी। जी, मैं यही कह रही थी कि बहुत कम समय मिला, 2-2.5 साल वो रहे सहारा समय में, समग्र में। और जैसे ही वो आए थे तो नामवर जी ने मेरा नाम सुझाया था कि मैं उनकी टीम में आ जाऊं। लेकिन जैसा कि होता है मैनेजमेंट में, जैसे ही ये पता लगा कि ऐसा क्या कारण है कि मुझे उनकी टीम के लिए कहा गया है, तो मुझे उनकी टीम से हटाकर दूसरी टीम में कर दिया। लेकिन मैं सहारा समय में थी और फिर भी मैंने उनको जो देखा है, तो मैं एक चीज कहूंगी कि एक इंसान को परखने के लिए 2 चीजें होती हैं, उसका आचार व्यवहार और सिद्धांत। और ज्यादातर सिद्धांत और व्यवहार में लोगों के काफी अंतर होता है। जो लिखते हैं या बोलते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो वो उसके विपरीत होते हैं। लेकिन उनके यहाँ ये बहुत पटी हुई खाई थी। उनका जो आचार व्यवहार था, इतना सहज शालीन पुरुष का था। और कभी कभी में ये चीज मुझे लगती थी,
जो वर्चूज होते हैं, उर्दू में कहते हैं उन्हें औसाफे हमीदा, क्वालिटी नहीं, वो क्वालिटी तो खुदादाद होती है, लेकिन जो इंसान अपने चरित्र में खुद लाता है उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता और कभी कभी उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो चीज उनके अंदर थी। मैं एक अप्रिय घटना के साथ जोड़कर बताऊंगी। एक मैंने उनको ये पाया कि उनके अंदर एक पत्रकारिता में रहते हुए जरूरी नहीं है कि अपने विचारधारा के लोगों के साथ ही बैठकर हम काम करें, तो उनके सामने सामने भी ये चीज थी, बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग। हम एक बार तो मैं और एक मेरे साथी जाके नाराज भी हो गए थे कि आप कैसे सह लेते हैं इन लोगों को, लेकिन उनके अंदर ये फैज अहमद फैज जैसा वर्चू था कि वो कभी उत्तेजित नहीं होते थे। अभी उन्होंने पंकज जी ने जिक्र किया कि उग्र नहीं होते थे, और वामपंथ से जुड़े लोगों में ये बड़ी बुराई होती है कि बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, अपनी बात को बहुत ही उत्तेजना से कहते हैं। उनका कमिटमेंट बहुत जबरदस्त था फैज की तरह। ये भी मैंने सहारा का जो एक सिस्टम था, मैंने उसमें उनको देखा। 2 मौके ऐसे आए हैं कि वो बिल्कुल साहिल से नजारा करते थे बैठकर। कथा चयन पुरस्कार के समय मैंने देखा था कि उससे उन लोगों को ये उम्मीद थी मैनेजमेंट को कि उसमें ये बहुत लोगों को लाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किसी से झगड़ा किया, खामोशी से अलूफ हो गए, एक तरफ हो गए। और उसकी बात हम समझ गए थे कि मंच पर सत्ता पक्ष के जो लोग वहां थे वो उनके साथ नहीं वार्ता कर सकते थे या अपने लोगों को नहीं ला सकते थे। ऐसा ही मैंने और मौकों पर देखा कि एकदम मना कर देते थे, नो तो नो। लेकिन जब काम का मामला आता था एज ए पत्रकार, तो जो उनका डेडिकेशन था वो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोगों से भी बड़ी नरमी से काम लेते थे और हंसते मुस्कुराते। उनको कैसे सहते बर्दाश्त करते थे, ये बहुत मुश्किल काम है। ये उसी का काम हो सकता है जो जिसके अंदर ये वर्चूज होंगी, वो आचार व्यवहार होगा। शायद ऐसे ही लोगों को आचार्य कहा जाता है। एक अप्रिय घटना घटी थी, शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, सहारा से उनकी विदाई की, और हम उस टीम में थे जब वो मीटिंग हुई। और जी, मैं आप चाहें तो मैं वो कहूं या ना कहूं, बहुत कम है, लेकिन नहीं जी। हेलो, मैं चाहूंगा कि अब कार्यक्रम के अंत में दारेन साहब तानाशाह कविता को सुनाएं और फिर हम इसको वाइंड अप करें। जी जी। तो उस अप्रिय घटना के समय जो उनके साथ हुआ उसका हमें बेहद दुख हुआ था कि उस टीम के अंदर वो थे जहां ये ऐसी अप्रिय घटना घट गई और उनकी विदाई उस सम्मान के साथ नहीं हो सकी जिस तरह से उनकी विदाई होनी चाहिए थी। ये क्योंकि समय बहुत कम है, अदरवाइज मैं उस बात की तरफ पूरी तरह इशारा करती कि क्या आगे भी बात करेंगे और बातचीत करेंगे मंगलेश जी पर, लेकिन आज हमें विराम देना पड़ेगा। जी दारेन साहब, जी अब कविता पाठ। जी जी जी, जिक्र आया बर्तोल्ट ब्रेख्त का भी। बर्तोल्ट ब्रेख्त हमारे फेवरेट कवि रहे हैं और नाटककार भी रहे हैं, और हमने उनके कई प्लेस भी किए हैं कॉलेज के दिनों में। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत रेंज जो है वो मंगलेश डबराल जी की कविता में तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है। छोटी छोटी सी कविताएं, बर्तोल्ट ब्रेख्त जैसे लिखते थे कि एक बहुत मशहूर कविता है उनकी ना, कि मैं देखता हूँ ड्राइवर को पहिया बदलते हुए। उस तरह की कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं डबराल साहब की, तो वो मैंने पढ़ी, बहुत जबरदस्त, काफी इंप्रेसिव लगी। तो 2-3 छोटी छोटी कविताएं मैं सुना देता हूं, उसके बाद जैसा कि फरमाइश की तानाशाह सुनाने की, तो मैं वो भी सुनाऊंगा। तो ये इस तरह से है कि कविता शीर्षक है इसका। कविता दिन भर थकान जैसी थी और रात में नींद की तरह। सुबह पूछती हुई, क्या तुमने खाना खाया रात को? वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। परछाई, ये उनके दारेन साहब जी, ये उनके क्रिएटिव प्रोज में भी एक लाइन आती है जी। उसको कोट करने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो लाइन सीधे इस कविता से जुड़ती है। हाँ हाँ। वो लाइन है, भोजन एक बुनियादी किस्म की सुरक्षा है। और जिस शाम वो नहीं रहे, तो खाना खाते समय जैसे ही कौर मैंने उठाया, ये वाक्य आड़े आ गया और आंसू गिरने लगे आंखों से। खैर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं, कोई बात नहीं। परछाई, परछाई उतनी ही जीवित है जितने तुम, तुम्हारे आगे पीछे या तुम्हारे भीतर छिपी हुई, या वहां
जहां से तुम चले गए हो। वाह वाह वाह, वाह, बहुत ही अच्छा। क्या बात। ये तो विश्व स्तर की विश्व कविता है ये। जी जी, ब्रेख्त की बहुत छाप बहुत बहुत साफ नजर शुक्रिया आती तारेन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का है। जी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, मंगलेश जी को याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तानाशाह नहीं सुनेंगे? वो समय अरे कविता आपकी आप सुना दीजिए। मैं सोच रहा, मुझे थोड़ा सा ऑडियो आपका पूरा नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैंने मेरा समझा ऑडियो। आपने कंप्लीट कर ली है कविता, आप तो सुना दीजिए कविता प्लीज। तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। ये स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे उनके हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वाह, वे अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। वाह, क्या तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वे मनुष्य नहीं होते। क्या बात है। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन ये सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है वे पहली बार हुए हैं। वाह वाह, क्या वाह। बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया दारेन साहब इस खास तरह से इस कविता का पाठ करने के लिए, धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से मैं अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद अदा करता हूं, उन्होंने वक्त निकाला मंगलेश जी को याद करने के लिए इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।